नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के एक नए मिशन की। ये मिशन है कर्मयोगी। जी हाँ, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और जिसका केंद्र सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है। और इसका मकसद है क्या? मिशन कर्मयोगी है क्या? इसका दायरा क्या है? इसका मकसद क्या है और किस तरीके से इसे सरकार लागू करेगी और उसके चलते क्या रिजल्ट या टारगेट अचीव करने की कोशिश की जाएगी, ये समझेंगे अगले आधे घंटे में अपने इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रश्मि चौधरी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक सर्विसेज एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं अनिल त्रिगुनाथ सर, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ हैं एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड से A.K. भट्टाचार्य सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत मैं रश्मि जी आपसे करना चाहूंगा कि पहले ये मिशन कर्मयोगी असल में है क्या और क्या इसकी रूपरेखा है मोटे तौर पर? देखिए, आप कल एक मंत्रिमंडल ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसका एक्चुअली उद्देश्य ये है कि भविष्य के लिए जो है भारतीय सिविल सेवा के जितने कर्मचारी हैं उनको हम तैयार कर सकें, जो एक अपने जड़ों से भी जुड़े रह सकें और विश्व की बेहतरीन पद्धतियों से भी सीख सकें। इसका ये खास मकसद ये है कि प्रशिक्षण जो है आज अभी तक एक बड़ा उपेक्षित और थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सा एरिया रहा है। सारे स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण ठीक से प्राप्त नहीं होता है। अगर आप देखें तो जैसे IAS है, IPS है, रेवेन्यू सर्विसेज है, इनके उच्च स्तर के अधिकारियों को ही प्रशिक्षण प्राप्त होता है। जो बल्क जो हमारे सरकारी जो सिविल सेवक हैं, कर्मचारी हैं, और ऑलमोस्ट 89% जो है वो ग्रुप C में है, लोअर लेवल पे है, कटिंग एज पे है, जिनका नागरिकों के साथ सीधा संबंध होता है। इन लोगों के जो प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं या प्रशिक्षण का जो माहौल है वो बड़ा खंडित है। साझा समझ नहीं है देश के एस्पिरेशंस और अपेक्षाओं की। जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत डिवाइडेड है, बटे हुए हैं। तो इस मिशन का ये एक है कि हम एक अपने देश के लिए एक साझा समझ तैयार करें, एक नेशनल एस्पिरेशन जिसके पास हो उस तरह का हम एक सरकारी कर्मचारी तैयार कर सकें। और उसी के लिए ये हम लोगों ने ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमने जो है मिशन अभी लॉन्च किया है। सबसे बड़ी इसकी खास बात ये है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक परिषद रहेगा जो इस मिशन के जितने भी कार्यक्रम हैं उसकी वो देखरेख करेगा, उसको गाइडेंस देगा, उसका मार्गदर्शन करेगा। ये 3 स्तर पे काम करेगी। एक व्यक्तिगत स्तर है, एक संस्थागत स्तर है और एक प्रोसेस के मतलब प्रक्रिया के स्तर पे है। व्यक्तिगत स्तर पे है कि हर एक कर्मचारी को उसके जो वो काम कर रहा है क्षमता के आधार पे उसको उसका प्रशिक्षण होगा, दक्षता प्राप्त होगी। संस्थागत स्तर पे है, इंस्टीट्यूशन बनेंगे, एक हम परिषद बना रहे हैं, एक हम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बना रहे हैं, आयोग बना रहे हैं। और हम लोग जो है साइलोस जो डिपार्टमेंटल आउटलुक है अभी की, सब अपने अपने ही छोटे छोटे संकीर्ण दृष्टिकोण में रहते हैं, उसको तोड़ के एक पूरा यूनिवर्सल दृष्टिकोण पैदा हो, उस तरफ जाने का हमारा मकसद है कि हम लोग साझा शिक्षण पद्धतियां बनाएंगे, मानक हम एस्टैब्लिश करेंगे और सामंजस्य की ओर बढ़ेंगे। और प्रक्रिया के स्तर पे ये है कि हम एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें बहुत संख्या में एक साथ कर्मचारियों को ट्रेनिंग हो सके, खासकर निचले स्तर के कर्मचारियों को हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंच सके। तो इसके लिए हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे जो सेक्शन 8 कंपनी होगी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, जो भारत सरकार की फुली ओन्ड कंपनी होगी। तो ये है इस तरह का ढांचा जो हम लोग जिसका कल मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है, बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। मैं इसको डिटेल में जाऊं उससे पहले एक रिएक्शन चाहूंगा अनिल सर आपका कि अभी तक हम जो देखते थे कि नॉर्मली जो UPSC के थ्रू या बहुत लिमिटेड हाई लेवल पर रिक्रूटमेंट होता था सरकार में, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। अब इस ट्रेनिंग के सिस्टम को ग्रुप C तक, जैसा कि कहा रश्मि जी ने, वहां तक ले जाने की बात हो रही है। कैसे इस कदम को देखते हैं और इसकी जरूरत सबसे पहले समझना चाहूंगा कितनी ज्यादा आज के एनवायरनमेंट के लिहाज से? देखिए कविन जी, सबसे पहले तो मैं रश्मि जी को और भारत सरकार को, खासतौर से प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय को बहुत बधाई देता हूँ।
क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो हमेशा से एक रिक्वायरमेंट होती है। होता ये है कि कहते हैं हम जरूर सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट का जो सर्वेंट वर्ड है वो हमेशा से भूल गए और सिविलिटी भी भूल जाते हैं एक सिस्टम के अंदर आने के बावजूद, उस सोसाइटी में जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो नई तरह की चीज़ है, ये सोच है, और अब हम एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की तरफ जा रहे हैं। हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सोसाइटी होगी, हमारा सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा डिफरेंट होगा और लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसी तरह से बढ़ती जाएंगी। भारत की जनसंख्या में 70% लोग यूथ हैं, तो उनको उनकी डिमांड्स, और आज चूंकि सब लोग इस तरह, तो अक्सर आप क्रिटिसिज्म सुनते हैं कि सरकारी लोग जो हैं वो उनका कोई मतलब नहीं है, वो एक तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने की चीज़ चली आ रही है दूसरे रूप में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी एक पहुँच है, लेकिन जो इसके लिए सबसे एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं समझ पाता कि वो ब्यूरोक्रेट्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में हर चीज़ इंटीग्रेटेड होती है। और रश्मि जी IAS से हैं, वो जानती हैं कि सबसे बड़ा रुकावट जो होती है किसी भी सर्विस के लिए या कम करने के लिए एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है। आज मोदी जी जो हैं सबसे बड़े पद पर हैं और वो एक इनोवेटिव थिंकर हैं और वो एक दूर तक की चीज़ सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रास रूट में देखें तो अगर पॉलिटिशियंस में वो बात नहीं आएगी, सर्विस जो है वो देश की, वो ये नहीं, वो सोचना शुरू कर देते हैं कि ये जो सिविल सर्वेंट है ये मेरे अंडर में है, उसकी बेइज्जती कर देंगे उसके सामने पब्लिक में। मैंने खुद देखे कई बार इस तरह से। फॉर्चुनेटली हम विदेश सेवा में रहने से इन चीज़ों से अछूते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने देखा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और एक तरह से एक वैल्यू सिस्टम जो हमारा हमेशा से रहा है कि भाई सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों की। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे यंग ऑफिसर्स हैं, वो बड़ा कमाल का काम करते हैं, इवन फर्स्ट पोस्टिंग में जा करके, जो अपने अपने पंचायत से मिल करके, लोगों से मिल के, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। मैंने कई बार देखा जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप देखेंगे लोग खड़े हो जाते हैं उनके लिए कि भाई ये इतना अच्छा काम करें। तो उस चीज़ को लाने की पूरी तरह ज़रूरत है, नीचे से ऊपर तक। अब इट हैज़ टू बी, अभी तक टॉप डाउन सिस्टम था, अब ये बॉटम अप सिस्टम होना चाहिए और एक तरह की वैल्यू सिस्टम उसके अंदर आना चाहिए। मैं नहीं समझ पाता, बेस्ट प्रैक्टिसेस सब जगह हैं, लेकिन क्योंकि वो कॉलोनियल माइंडसेट एक चला आ रहा है। अभी कई सारे हमारे पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं इसके बारे में और प्रॉब्लम्स लिखी हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक नेक्सस बन जाता है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट के बीच में, तो उससे एक ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी नॉट क्रेसी। तो वो एक जो सिस्टम है उससे लोगों को बड़ी हताशा हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ, इसका मैं 35 साल से मैंने भी भुगता है, रहा हूँ उसका पार्ट, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। अभी तक इंडिविजुअल है, आप पाएंगे एक XYZ ऑफिसर बहुत ही कमाल का, तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में सबको एक उत्कृष्टता में आना है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी है, पीछे कुछ दिनों से बड़ी चर्चा में आ रही है, वो ये है कि जो बिल्कुल बेकार के लोग हैं, 50 से 55 साल वाले या जो करप्ट हैं या इस तरह के, उनको हटाने का काम या उनको रिटायरमेंट करने का काम, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसमें विक्टिमाइजेशन किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आकलन होता है ना अफसरों का, मैं अगर आप कि मैं सारा काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बॉस आपसे जरा खुश नहीं है, आपकी रिपोर्ट खराब, और आप देखिए जितने लोग प्रमोट होते हैं 50% प्रमोट ही नहीं होंगे उसमें से, तो उससे क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, और डिससेटिस्फैक्शन ब्रीड्स करप्शन। अगेन लोग सोच लेते हैं क्या है, चलने दो, ऐसे ही चलता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और मैं समझता हूँ कि जब सरकार ने इस तरह की बातें करी हैं तो, और इस तरह प्रोग्राम लाए हैं, तो ये चीज़ों को जरूर ध्यान दिया होगा। ओके, बड़ा अच्छा सर। 2 पॉइंट, एक तो ये कि जब ट्रेनिंग या मैं कहूँ कि जो सामाजिक बदलाव, ये जो समाज को जरूरत है देश के कंडीशंस, यहाँ के हालात के लिहाज से, उसके लिए हम सिविल सर्वेंट को तैयार करना चाहते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस नए कॉन्सेप्ट के तहत, ताकि वो एफिशिएंट हो सके, समझ सके कि देश को, यहाँ के लोगों को जरूरत क्या है और किस तरीके से बेहतर रिजल्ट दे पाए। रिफॉर्म्स के तौर पर अगर इसे देखा जाए, किस तरीके से आप देखते हैं? और जो बात कही अनिल सर ने कि ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि जब तक हम सिविल सर्वेंट के साथ जो राजनीतिक अमला है या राजनीतिक जो विंग है, उसे भी हमें कहीं ना कहीं कमोबेश एक ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा एक मंच पर। नहीं, सही बात है। ये देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रशिक्षण की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त, क्योंकि अगर आप
जो सिविल सर्वेंट जो है, जो सरकार में काम करते हैं, उसको आप लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं और एक सर्विस ओरिएंटेड मनोभावना से आप एक सेवा की निवृत्ति करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक कांस्टेंट ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप देखें टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव जो है, टेक्नोलॉजी का जो परिवर्तन का जो गति जो है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो इंसान 25 साल में एक नौकरी में एंटर करता है, वो जब तक वो 40 साल का होता है, जो वातावरण जो है वो उतना ही ज़्यादा बदल जाती है कि डिलीवरी सर्विस, मोड ऑफ थिंकिंग, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये कांस्टेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों के साथ, जैसे रश्मि जी ने कहा कि जड़ों के लोगों के साथ किस तरह से आप जो सिविल सर्वेंट है वो एक सर्विस के मनोभावना से उनकी काम करे। पर सवाल जो उठेगा, दो सवाल उठने वाले हैं। एक तो है कि आप कौन से वर्ग के एम्प्लॉयज को आप लक्ष्य मानना चाहेंगे। अगर आप सिविल सर्विस की अगर एक ओवरऑल मोटा मोटी अगर ब्रेकअप देखें, तो करीबन 3% जो सिविल सर्वेंट है वो करीबन मान लीजिए वो ए ग्रुप के सर्विस में है। उसके बाद अगर आप देखें 8% या ग्रुप बी में है और बाकी हैं ग्रुप सी में। मैं मानता हूं कि जो सेवा की समस्या जो आती है, कि जो प्रधान कारण जो हुआ है ट्रेनिंग की जरूरत, कि लोगों के साथ जो सर्विस का था, ये समस्या आती है ए ग्रुप से नहीं, बी ग्रुप से थोड़ी बहुत आती है। तो सबसे ज्यादा समस्या आती है सी ग्रुप से, क्योंकि उनकी जो इंटरेक्शन, उनका ही दैनंदिन जो एक लोगों के साथ आना जाना, काउंटर में बैठकर बात करना लोगों के साथ, उनकी ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं मानता हूं कि अगर आप देखें कि जो करीबन 90% या 99% लोग हैं, उनको आप ट्रेनिंग करना है, और उनकी संख्या मैं मानता हूं बहुत ज्यादा है। और उसके लिए अगर अभी तक का जो खबर जो आई है, उसके लिए अगले 4 साल का आर्थिक प्रावधान है 500 करोड़। मैं मानता हूं कि ये जो प्रावधान जो है शायद अधिक नहीं है, बल्कि कम ही लगता है मुझे, क्योंकि ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है और ट्रेनिंग सबसे ज्यादा उस लोगों को होनी चाहिए जो लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सी ग्रुप के जो एम्प्लॉयज जो हैं वो करीबन आपके अगर देखें, अगर 46 लाख जो एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं, या अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की डॉक्यूमेंट की भी बात करें, उसने 35 लाख का नंबर दिया है, पर आपके जो लेटेस्ट रिपोर्ट में 46 लाख की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर देखें कि 85% जो लोग हैं या 99% लोग जो हैं, उनको अगर रिट्रेनिंग करना है आपको, वो क्या 500 करोड़ की जो प्रोविजनिंग जो है प्रावधान किया गया है, वो क्या सही रहेगा, या ये एक शुरुआत है, हम आशा कर सकते हैं कि और भी प्रावधान किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज मैं समझता हूं आएगी, क्योंकि अगर हम इस तबके के जो एम्प्लॉयज जो हैं उनको ना देखें, ये इट शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन क्लास ए एंड क्लास बी ऑफिसर्स, इट शुड बी मोस्टली फोकस्ड ऑन ग्रुप बी, ग्रुप सी ऑफिसर्स। यही मेरा कहने का पहला वो था। रश्मि जी, 2 पॉइंट। एक तो जैसा कि जिसका जिक्र किया भट्टाचार्य सर ने कि ग्रुप सी, और वाकई अगर डेली पब्लिक में हम देखें, जो सबसे ज्यादा जिनका वास्ता पड़ता है हर रोज, वो ग्रुप सी के ज्यादातर एम्प्लॉय होते हैं। उनकी संख्या का आंकड़ा बहुत बड़ा है और उनकी ट्रेनिंग सबसे पेचीदा, यानी कि लक्ष्य जो है या चुनौती मैं कहूँ, वो सबसे ज्यादा शायद यही होगी। और दूसरा ये कैसे पूरा करेंगे, और जो त्रिगुनाथ सर कह रहे थे कि जब हम सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग के थ्रू एक हम उसका माइंडसेट तैयार कर रहे हैं, एफिशिएंसी को लेकर, उसकी अप्रोच को, उसकी सोच को बदलना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें ऑर्डर देंगे या जो लोग नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उन पर दबाव बनाएंगे, वो कैसे बैलेंस होगा, वहां पर फिर क्या दिक्कत नहीं आएगी?
बिल्कुल, मैं सही बात कही है। अनिल जी ने भी कहा कि सिविल सर्वेंट्स को हम लोग अब सिविल बनाएंगे, और अशोक जी ने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट जब मैंने बताया तब भी मैंने यही कहा था कि जो ग्रुप ए है और जिनकी एक्चुअली प्रशिक्षण आजकल फोकस उन्हीं पे है, वो बहुत छोटी संख्या में है। हमारे ज्यादा बल्क जो नागरिक उन्मुख जो है, जहाँ जो कटिंग एज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप सी है खासकर। तो हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट इन्हीं को कवर करना है। तो अशोक जी बिल्कुल सही है कि हम लोगों को उन्हीं को कवर करना है, उनकी ही ट्रेनिंग पेचीदा है। तो ये दो तरीके से हम ये देख रहे हैं। एक तो इनके संसाधन जुटाना। अब आपने अशोक जी ने कहा कि 510 करोड़ कम है। बिल्कुल, हमारे पास एक्चुअली दो तरीके से हम करें। एक तो 510 करोड़ भारत सरकार की तरफ से, उसमें थोड़ा वर्ल्ड बैंक का भी फंडिंग है। वो बेसिकली हम लोग कंटेंट डेवलपमेंट के लिए और एक कॉम्पिटेंसी, जो दक्षता पे आधारित क्षमता है, उस फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए जो एक्चुअली ट्रेनिंग डिलीवर होगी, वो एक एसपीवी के द्वारा ओन्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ट्रेनिंग डिलीवर होगी। अब उसका जो हम लोगों ने फाइनेंशियल मॉडल बनाया है, वो हमने सेल्फ सस्टेनिंग बनाया है। मतलब वो सरकार से डायरेक्टली खर्चा नहीं होगा। उसमें हर एम्प्लॉय के ऊपर 400 मतलब 430 रुपए के करीब जो है सब्सक्रिप्शन फीस ली जाएगी। वो जो ऑलरेडी सारे विभागों के पास ट्रेनिंग बजट होता है, वही ट्रेनिंग बजट का एक पार्ट जो है इस एसपीवी में जाएगा। जितने एम्प्लॉय है एक डिपार्टमेंट के, उतने एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई करके वो जो है एसपीवी में जाके खाते में जाएगा। और वो बेसिकली वो जो एसपीवी है, वो कोलैबोरेटिव, जो साझा तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जो सबके लिए कॉमन होगा। उसका इस्तेमाल सब लोग कर सकते हैं, सारे विभाग सारे अपने एम्प्लॉइज के लिए, कर्मचारियों के लिए कर सकते हैं। तो हम सारे विभागों से थोड़ा थोड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है। तो वहां करीब 700 करोड़ के ऊपर है 5 साल का लक्ष्य उसमें। तो ये दोनों मिला के मेरी समझ में जो 500 करोड़ डीओपीटी का, कार्मिक विभाग का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, और एक ये जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जो हमारे एसपीवी का जो डिजिटल एसेट होगा, इन दोनों को मिला के रिसोर्सेज जो है पूर्ण हो पाएंगे। और दूसरा, ये जो आपने बोला कि बड़ा पेचीदा है इनकी ट्रेनिंग ग्रुप सी, क्योंकि ये ग्रुप सी बड़े विभिन्न विभागों में है, उनके काम करने का अलग अलग, मैनेजरियल नहीं है उनका, एक्चुअली फंक्शनल उनकी जो क्षमता है, जॉब प्रोफाइल अलग। बिल्कुल। तो दो चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। एक तो बिहेवियरल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज जो है, दक्षता, बड़ी जो व्यवहार जो है, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। जो हम कंटेंट जो हम डेवलप करेंगे, उस पे बिहेवियर के एस्पेक्ट पे बड़ा फोकस रहेगा। और दूसरा, हम एक ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनाएंगे, दक्षता पे आधारित फ्रेमवर्क है, जिसमें बिहेवियर, डोमेन, फंक्शनल, ये तीनों का हर रोल का ये जो है डिलिनेट होगा कि एक जो कर्मचारी है उसका क्या काम है, उस काम को करने के लिए उसको क्या दक्षता की जरूरत है, और उसके पास उस काम को करने के लिए क्या रिसोर्सेज है, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट। तो ये सारी चीजों का एक फ्रेमवर्क बनेगा, और उसके आधार पे देखा जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट है, इसमें अगर कोई कमी है तो फिर उस कमी को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, कंटेंट डेवलप किया जाएगा, और ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इस पे ये दिया जाएगा, जिसपे वो एम्प्लॉय रजिस्टर होगा डिपार्टमेंट की तरफ। 2 पॉइंट में और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। एक ये कि ये सभी एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी होगा जो बेसिक कोर्सेज हैं, और दूसरा कि इसके लिए पेमेंट क्या एम्प्लॉय को बेयर करना होगा, क्योंकि दोनों जगहों पर ऐसा लगता है कि अगर हम ऑप्शन देते हैं तो ट्रेनिंग मोड पर जाने के लिए बहुत सारे कर्मचारी तैयार नहीं होंगे, जो अनुभव नजर आता है। शायद हो सकता है मैं गलत हूं। और दूसरा, जब पेमेंट की बात आती है कि एम्प्लॉय को पे करना है, वहां पर भी हिचकता है और शायद उससे बचना चाहता है। नहीं, ये पेमेंट एम्प्लॉय नहीं करेगा, ये पर एम्प्लॉय का हमने खाता निकाला है। पेमेंट तो उसका डिपार्टमेंट ही करेगा, एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं करना। और दूसरा ये कि मैंने कहा कि कुछ मैंडेटेड, जो कुछ कोर्सेज कंपलसरी होंगे उसको वो करने ही होंगे। तो वो जो विभाग कहेगा कि आपका अगला प्रमोशन इस पे आधारित है या आपका इंक्रीमेंट इस पे आधारित है, वो सब चीजें जब अगर रूल्स में आएंगी तब तो उसको जरूरी करना पड़ेगा। तो उसके पास जो है, मैं ऐसे कहूंगी कि चॉइस नहीं रहेगी। चॉइस बेस्ड कोर्सेज भी वो कर सकता है अगर उसकी मर्जी है कि अपनी क्वालिफिकेशंस इंप्रूव करे, लेकिन कुछ जो मैंडेटेड है, जो जरूरी है, वो उसको कंपलसरी रहेगा करने के लिए। अनिल सर, क्या और इसमें ऐसा है जो आपको लगता है कि जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपका बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा है सर्विसेज के दौरान, आपने अलग अलग देशों में देखा है,
और जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ क्या ऐसे कुछ छोटे कदम हैं जिनको जोड़ने से उसका ये जो कदम है इसका रिजल्ट कई गुना बढ़ सकता है या उसका पोटेंशियल कई गुना ज्यादा नजर आ सकता है? देखिए, एक तो मैं रश्मि जी ने बहुत डिटेल में ये बातें बताई हैं और ये एक बड़ा वेल थॉट आउट प्लान है मैं कहूँ तो। और लेकिन ये कि सुगम नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क को हमें एड्रेस करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हर एज का आदमी अब आपको लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोग नीचे प्रमोशन से भी आते हैं और वो होते हैं तो काफ़ी परिपक्व हो जाते हैं, तो वो उस तरह किस तरह अडेप्ट कर पाएंगे नई टेक्नोलॉजीज़ को और नए सिस्टम्स को, ये भी देखना पड़ेगा। ख़ास तौर से वहाँ जहाँ पर कि वो लोग इस वक्त जो डायरेक्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स में हैं या जिनको पूरी तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको आगे जाके लोगों को बताना है। तो कुछ लोग तो देखिए दो तरह से चीज़ें होती हैं इसमें, या तो एक खुद अंदर से आती है कि मुझे सेवा भाव होना, दूसरा ये कि मुझे एक ड्यूटी पूरी तरह से पालन करना और उस ड्यूटी को पूरी तरह पालन करने के लिए मेरे पास क्षमता होनी चाहिए और मेरा सपोर्ट होना चाहिए। तो सपोर्ट सिस्टम तो अपने बॉसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो ग्रुप ए या बी के लोग जो उनके ऊपर रहते हैं उनके ऊपर होगा, उनके ऊपर और भी लोग हैं। तो मेरा कहना ये कि बाहर में जैसे सब जगह एक तरह की ट्रेनिंग बहुत शुरू से किया, तो इस चीज़ का मैं समझता हूँ ऑनगोइंग प्रोग्राम है ये, जिसमें बीच बीच में चेंजेस आते रहेंगे। अभी जैसे मैं आपको विदेश सेवा के बारे में बता सकता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री में इस तरह उन्होंने किया था कि किसी भी लेवल का आदमी है अगर उसको फॉरेन पोस्टिंग जब जाना है तो पहले उसको ये एक स्पेशल इंटरमीडिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। अगर आप कमर्शियल पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी एक कमर्शियल ट्रेनिंग होगी पूरी तरह से। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी होगी, चाहे वो नीचे असिस्टेंट लेवल हो, सेक्शन ऑफिसर्स लेवल हो या जिस भी लेवल के, तो सबको पहले उनको, अगर वो उसको पास नहीं कर पाते तो उनको पोस्टिंग पे जाना तब तक नहीं अलाउड होता है। तो एक ये इंसेंटिव है कि मेरे को बाहर अगर काम करना है तो उनको एक तो ये कि इंसेंटिव के लिए वो खुद अपने आप आके काम करते हैं। तो लेकिन पहले ये होता था कि आप पोस्टिंग हो गई चले जाइए, वहाँ पहुँच गए आपको पता ही नहीं है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करिए या मत सीखिए। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज होने से इन चीज़ों में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और मैं समझता हूँ कि सब देशों में इस तरह की कोशिश होती है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज है देश की जो इतनी जनसंख्या और देश की इतनी बड़ी सिविल सर्विस, ये पूरी सफिशिएंट नहीं भी हो सकती है, लेकिन जितनी है उसी को पूरी तरह से लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अभी से लेकर मान लीजिए 10 साल का हम अगर देख रहे हैं आगे का, जिसमें ये सारे लोग कवर हो पाएँ, 5 से 10 साल लगना नॉर्मल बात है। तो उस बीच में आप देखिएगा कि दुनिया किस तरह से बढ़ती है आगे, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सिस्टम्स, ये सारे कुछ आ जाएंगे। उसके लिए सोसाइटी को 5.0 होना पड़ेगा। अगर हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है, हमारी जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्विस समझ लीजिए, उसको 6.0 के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हमको थोड़ा और आगे बढ़ करके सोचना है कि क्या रिक्वायरमेंट होनी है और उसका दारोमदार जो है। और मैं तो अच्छी बात ये मानता हूँ, हालांकि मैं अब सर्विस में नहीं रहा, कि आपके पास एक लीडर ऐसा है जो एक विजनरी है, प्रधानमंत्री मोदी में, तो वो दूर तक की सोचते हैं। डायरेक्टली सेक्रेटरी से बात करना, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बात करना, तो उससे क्या होता है कि उनको भी लगता है कि हाँ भाई हमारे काम की थोड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताऊं, सर्विस में पैसा सब कुछ नहीं होता है, एक तरह की चीज़ होती है रिकॉग्निशन ऑफ योर इनिशिएटिव। जनरली इनिशिएटिव को लोग खत्म करते हैं। छोटा सा आदमी अगर एक इंस्पेक्टर पुलिस का मान लीजिए बढ़िया काम करता है तो उसको एकदम से पब्लिक में आना चाहिए। मुझे याद है मैं जब आरपीओ को देखता था, सारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स को, तो मैंने अपने बॉस को ये कहा, मैंने कहा कि साहब ऐसा है, पैसा तो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो दूसरा सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये सब के लोग आते हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं था, तो करप्शन भी काफ़ी होता था। तो मैंने कहा हम एक एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करके उसका फोटो पब्लिक एरिया में जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे लगा दें, तो उसकी कम से सेल्फ एस्टीम तो बढ़ेगी। तो ये एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कई बार बहुत काम आती हैं, लेकिन उसके लिए वो नहीं माने। तो ये जो चीज़ें हैं, लोगों का एक्नॉलेजमेंट हर एक आदमी चाहता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो सुने, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर में आपका कंपनसेशन दूसरी तरह से होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई कंपनसेशन ही नहीं है किसी तरह का। आप बुरा करें या भला करें चलते जाइए। तो इसलिए वो लोग एक डेडवुड की तरह हो जाते हैं और वो जो पता है उसी को करते रहते हैं। उस चीज़ को एक चेंज करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट भट्टाचार्य सर, कि जिस तरीके से हम अपने देश में जो रिक्वायरमेंट में कहूँ कि जो जरूरत है, और जैसा कि कहा अनिल सर ने कि एक तो टेक्नोलॉजिकल बदलाव और कैसे अडॉप्ट करता है हमारा जो सिविल सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, और दूसरा माइंड अप्रोच, जो सोच है जनता के प्रति या अपने काम को लेकर, क्या ज्यादा बड़ी चुनौती
वजह से लगता है जिस पर ज्यादा ट्रेनिंग का फोकस करना होगा? देखिए, जो चैलेंज जो आएगा, मैं समझता हूँ जो आपने जो पॉइंट रेज किया है अभी, वो फोकस में आएगा कि आप किस जगह टारगेटिंग कर रहे हैं। अगर सिविल सर्विस की जो अगर आंकड़े देखें तो उसमें अगर एज प्रोफाइल जो है आपके करीबन 44 से 45% आपके सिविल सर्वेंट्स 40 साल के नीचे हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम इस एज के प्रोफाइल के लोगों को अगर हम ट्रेनिंग से, अगर ग्रुप सी ऑफिसर्स को अगर हम ट्रेनिंग दें और जब वो 40 साल में पहुंचेंगे तब उनको एक नया रास्ता मिले सामने करियर प्रोग्रेशन का। क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली ग्रुप सी लेवल ऑफिसर्स में कि एक होती है मोनोटोनस काम, उसमें करियर प्रोग्रेशन किस तरफ जाएगी, उसमें किस तरह से आप क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द वर्क दैट यू आर डूइंग, ये सारे चैलेंजेस बहुत गंभीर बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये ट्रेनिंग 50, 40 से 60 जो भी संख्या में अभी इस वक्त करीबन 46% हैं लोग, या 46 या 45 ज्यादा से ज्यादा होंगे, पर अगर फोकस अगर ये 20 से 40 साल के ऊपर ज्यादा हो, मैं समझता हूं कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजिकली मोर अपडेटेड होंगे। और इन्हीं के सरकार ने और एक नया जो नियम चालू किया है जिसके अंदर जो अनिल जी ने भी जिसका जिक्र किया कि एक 50 से ऊपर जो लोग जो हैं 30 साल के सर्विस में, उनकी एक क्वार्टरली रिव्यू होनी चाहिए, जिससे कि अगर वो उपयुक्त ना हो तो उनको एक कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा सके। तो मैं समझता हूँ फोकस होना चाहिए 20 से 40 साल के जो 44 से 45% की जो एम्प्लॉइज शेयर हैं, और उनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए, वो मैं समझता हूँ कि दूरकालीन दृष्टि से हमें ज्यादा फायदा मिलेगा और उनकी करियर प्रोग्रेशन में, डोमेन एक्सपर्टीज बिल्ड करने में बहुत सहायता मिलेगी। उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस टू पीपल में भी सुविधा ज्यादा आएगी, जो गुणवत्ता बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। रश्मि जी, एक क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगा आपका, क्योंकि जिस तरीके की संख्या है और जो हमारा दायरा है देश में, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीके से जो ज्योग्राफिकल स्टेट हैं, कोई टाइम फ्रेम आप लोगों को लगता है एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम इसको देख पाएंगे? देखिए, हमारा तो टाइम फ्रेम है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी ये एसपीवी जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्थागत ढांचा है, इसको अगर हम खड़ा कर पाए, प्रधानमंत्री जी की जो परिषद है, उनके नेतृत्व में जो परिषद है, और जो क्षमता विकास आयोग है, इसका गठन हो जाए, और जो कंपनी है वो रजिस्टर हो जाए, और फिर हम उसमें नॉमिनेशन सीईओ वगैरह अपॉइंट करें, तो हम लोगों ने बहुत बैकग्राउंड वर्क किया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने एक दिन में ये अनाउंसमेंट किया है। इसमें बैकग्राउंड में बहुत मेहनत गई है, इसको डिजाइन और प्लान करने में एडवांस प्लानिंग भी हुई है। हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने कोर्सेज भी ऑन बोर्ड किए, मतलब हमने संसाधन उसमें डाले हैं, शिक्षण सामग्री डाली है उसमें, कुछ ऑफिस को हम लोगों ने कोर्स ट्रेनिंग भी करवाई है, तो और उसके जो फीचर्स हैं वो भी हम लोग जो है डेवलप कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि जैसे ही एसपीवी बन जाएगा, हम ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोग तैयारी में हैं पूरी कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको हम लोग लॉन्च करें। सब लोगों को, जैसे अनिल जी ने भी कहा कि सबको एकदम से सबको कवर करना ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बट मैं ये आपको उदाहरण दूंगी। एक हमारा इसी प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम लोग ने आई गॉट बोला है, उसको आई गॉट फॉर कोविड के रूप में हम लोगों ने एक और दीक्षा करके एक एमएचआरडी का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोगों ने करीब 12 लाख लोगों को ऑनबोर्ड करा के हेल्थ और कोविड रिलेटेड जो है कोर्सेज रजिस्टर करे हैं, और लोगों ने उस पर पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन लोगों ने कोर्सेज किए हुए, और ये बहुत ही छोटे अंतराल में हुआ है, 4-5, मैं कहूँगी 2-3 महीने में हो गया ये। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बड़ी मेहनत लगी उसको। कोर्सेज लेकिन छोटे थे। हमारा ये है कि यहाँ जो हम कराएंगे वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, बट ये हो सकता है, और हमारी पूरी इसमें मेहनत है, और हम जरूर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको जो है लॉन्च करेंगे, यही पूरी हमारी अपेक्षा। चलिए मैम, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और असल में समझाने के लिए भी कि ऐसे किस तरीके से जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, चाहे वो ग्रुप ए कैटेगरी हो, बी हो या सी हो,
उनका रोल किस तरीके से है और ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, और इसके बाद जो बदलाव होगा नतीजों के लिए, देश के लिए, वो कितना अहम हो जाता है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।